yeah, there is, the president is just a nominal head, but the president in India also has a pocket veto. They can stall anything, मतलब वो भी any bill except for some. There are some exceptions. नाजरीन खैर मकदम है आपका रूबरू में। आज के रूबरू के मेहमान हैं शेख इमरान। शेख इमरान एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं और अखबारों में भी लिखते हैं और अपनी एक नावल भी उन्होंने शाया की है। शेख इमरान साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। इमरान साहब, आप आजकल हम क्या कर रहे हैं हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, आजकल मेरा थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ही वक्त सर्फ हो रहा है और उसके अलावा उतनी खास कुछ मसरूफियात नहीं। तो आज आप मतलब पीएचडी कर रहे हैं, एक रिसर्च स्कॉलर जो है उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। हम अपने नाजरीन के लिए आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड है, इसका इफ़ेक्ट होता है लोगों पे, इसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स, देखिए, सबसे पहले पीएचडी की आपने बात की तो हाल ही मैंने इसमें एडमिशन कराया, तो आई एम स्टिल फिगरिंग माई वे इन इट, स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स। और दूसरा पहलू जो आपके सवाल का है, जहाँ तक ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस का, रेलिवेंस आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में क्या है और उसका लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, political theory, political thought, the approaches, the scope, all of it affects your society, all of it affects your sociological order. आप इसको कोई भी नाम दे दें, अगर कहीं पे आमरीयत है तो वो आमरीयत कैसे एस्टेब्लिश हुई, उस आमरीयत का वजूद में आना कैसे पॉसिबल हो पाया, हाउ वाज दैट, how was a dictator, if for example I'm talking about a dictatorship, let's say there's a country which is being governed on the lines of an absolute, dictatorship, but how did that dictatorship come into existence? How did it take shape? There are stages, there are different stages from which it passes and then takes a final shape of a dictatorship, where a single powerful absolutist and an authoritarian governs a country. तो या आप इसको डेमोक्रेसी का भी नाम दे सकते हैं, इसको आप सोशलिज्म का नाम भी दे सकते हैं, इसको आप मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म का नाम भी दे सकते हैं, इसको आप मोनार्की भी कह सकते हैं। सो ऑल ऑफ इट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इट टेक्स इट्स शेप्स, इट शेप्स योर सोसाइटीज, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर not only your society, I will go on to an extent of saying that it also affects your sociological order. So if something is affecting your sociological order, something is affecting your society, at the end of the day, at its cellular unit, it will go on to the extent of affecting every individual, every people living in a society, living in a state. इमरान साहब, हम जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे करेंगे। जो आजकल ट्रेंडिंग में जो टॉपिक है प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे ये जो इंडिया है, यहाँ पे इंडिया की नई प्रेसिडेंट चुनी गई हैं मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप ये बताइए कि एक प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, और जो मतलब उसको पावर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है और लेजिस्लेटिव में क्या डिफरेंस है? देखिए, लेजिस्लेचर एज फार एज आई डोंट, if the powers of president are to be discussed, सबसे पहले अगर आप सदर के इख्तियारात की बात करें तो इसमें भी, अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी सदर की इख्तियारात की आप बात करेंगे तो वो बहुत वसी हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। They are having a presidential form of government. They don't have a parliamentary form of government. Whereas in India you have a parliamentary form of government. There is a cabinet, there is a council of ministers which is led by its leader, who is called a prime minister. And legislature is taken care of by a prime minister, by the council of ministers. यहाँ पे president का उतना मतलब कोई काम नहीं है. But the president also reserves some rights
even in India. For example, he has the right to declare a war or announce peace with any country. But it also happens mostly on the recommendations of the Council of Ministers. yeah. And secondly, the President of India also carries a pocket veto. जैसे आपने, if any parliamentarian places a bill, the bill goes on through all of its stages. From it passes through both the houses, the upper house of the Indian Parliament, the lower house of the Indian Parliament, and then reaches onto the table of the President. It has to be signed by the President. Only then that bill can be called a law. So yeah, the Indian President carries, although he is, I will say, a ceremonial head. He is often referred to as the constitutional head of India, and he is also called as someone who sits on the highest office in India. He is also the chief of they are also the chief of Defense. defense. It also comes under the President of India. Yeah. मतलब आप कह रहे हैं कि नॉमिनल है, सेरेमनियल है, जो भी मतलब हेड ऑफ जो स्टेट हैं वो नॉमिनल है, कुछ भी. लेकिन अगर हम बात करें जब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा और कहा कि मतलब मुझे काउंसिल जो एडवाइस करेगी वो एडवाइस करेगी एग्जीक्यूटिव मैटर्स पे, और जो लेजिस्लेटिव मैटर्स होंगे या बिल्स होंगी उनको मैं अपनी मर्जी से करूँगा पास या फिर कोई ऑर्डर निकालूंगा. तो जिसपे बाद में मतलब इस पे क्या ऐसा है यहाँ पे, बाद में तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पे मतलब एक कमीशन बिठाई थी, तो उसके बाद उन्होंने फैसला दिया था कि नहीं, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड ही है. लेकिन ऐसा करना मतलब एक प्रेसिडेंट का, उनको भी कुछ उन्होंने भी पढ़ा होगा, उनको भी कुछ पता होगा. देखिए बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ पता होगा. मैंने आपको पहले ही कह दिया. देखिए ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक पार्लियामान चुन के आती है, लोग वहाँ पे अपने नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है. देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस. द प्रेसिडेंट आल्सो हैज एज आई सेड, द प्रेसिडेंट स्टिल हैज अ राइट. अगर प्रेसिडेंट पार्टीजन ना हो, but if a president starts acting on some particular party lines or a particular thought, a particular political thought, then it becomes problematic. फिर जो भी आए, any bill can be turned into a law just because a ruling party favors that bill. So तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि there is, the president is just a nominal head, but the president in India also has a pocket veto. They can stall any bill. मतलब वो भी any bill except for some. There are some exceptions. कुछ bills में there are some exceptions. Yeah. तो आप जैसे हम इस वक्त जो एक सोसाइटी का एक हमारी जो सोसाइटी है वो अगर अंडरस्टैंड करना चाहती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टीज के जो एजेंडाज हैं, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से, मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट से ही वो ले सकते हैं. मतलब वहाँ अवेयरनेस कैसे होगी लोगों में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी ड्यूटीज हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है शायद, मतलब उनमें भी ये चीजें अवेयरनेस नहीं होगी. एक इंजीनियर को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को. इन माई ओपिनियन इस मामले में लोगों को पढ़ना चाहिए. People should try to educate themselves, and people should try to enlighten themselves, try to know, try to analyze. And I don't think just watching videos or just getting knowledge from some political analysts these days from YouTube channels is going to do much. You have to study. You have to study quite a lot. Study to an extent where you can reach to a point where you would be able to create an opinion of your own, where you would be able to shape your own ideology, where you would be able to, differentiate between what's right and what's wrong. So that should be what everyone should do. जैसे कि आपने बात की, for example, if society at the end of the day is not a place where only people from humanities background live. There are
people who are not privileged enough to be educated, people who are not given a chance to be educated. There are people who come from different backgrounds. There are people who come from science backgrounds. There are people who come from mathematics background. So if it is binding on them, if they are privileged, if they can seek, they can access knowledge. Everything is on their fingertips these days. They have to study. They have to study. They should adopt a critical bent of mind, question everything, study everything, and then create an idea for themselves. Create an idea for themselves. Create a point of view from which they can be able to look, see, and analyze things, synthesize things. That's how it should be. हम आपसे दूसरा एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे रिलेटेड। जब मतलब आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी के साथ अलायंस में है, गवर्नमेंट में है, तो वो उठ के चले जाते हैं, जो ये ना मतलब किसी अलग पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या लॉ है कि मतलब जो उनको रोके ऐसा करने से, जो मतलब मैंडेट दिया होता है लोगों ने उनको किसी और पार्टी में रह के, फिर वो चाहते एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामने के साथ आप शेयर कीजिए। इन डिफरेंट कंट्रीज जो है डिफरेंट लॉज, तो इंडिया का भी एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जो पहले नहीं था, बट इन लेट 1960s देयर इज दिस वेरी फेमस, देयर वाज अ लेजिस्लेटर, आई थिंक Gaya by the name of Gaya Ram. So he started switching. He switched some 3 or 4 political parties in a fortnight. और उसके बाद फिर कई रियासतों में देखिए, पहले तो कांग्रेस की ही हेजमनी रही इंडिया में इनिशियली आफ्टर 1947. कांग्रेस रूल्ड इंडिया इन almost in every state and in the center as well. In late 1960s, that hegemony started vanishing. Different regional parties started winning elections. तो वहीं से फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हुई, दैट पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टेड कांग्रेस jumping ships. No, I won't go into that. नहीं, मतलब टूटी कांग्रेस, फिर वो वहां से दूसरे पार्टीज में चले। हाँ, वही वैसा भी हुआ. So the thing is that if anti-defection law is applied on a member of a legislative assembly or a member of parliament, so they lose their basic membership. They have to appear in elections again. They have to contest elections again, win again, and then they can be eligible to hold that office again. That's what anti-defection law in India is. बट रिसेंटली महाराष्ट्र में एक क्राइसिस हुई, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसमें I think that matter is still in Supreme Court of India. It's a sub judice matter. So मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रॉन्ग है? आपने इसके बारे में पढ़ा है? There are different opinions. There are different opinions regarding that. Many experts believe that it is fine. It is fine the way it is. But there are many experts who believe that it can be further refined. It can be further consolidated. It is a toothless tiger. जैसे ये जो कानून है, ये अपना वो जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, ये उस मकसद में कामयाब है ही नहीं. It is not fulfilling the basic requirement for which it was formulated. तो दोनों ही तरह के ओपिनियंस हैं. एक ओपिनियन ये कहता है कि ठीक है, दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि नहीं, कमजोर है, इसको और मजबूत किया जाना चाहिए. क्योंकि देखें, कोई भी मुल्क अगर इलेक्शंस में जाता है, पर्टिकुलरली इफ premature elections are imposed or they become inevitable due to different circumstances, state exchequer loses quite a lot of money, the money which is taken from the taxpayer, the money of the taxpayers of a state. So it has its ill effects and its peril. हमारे वो भी हम I look forward to और भी हम करेंगे अपनी जो नाजरीन है उनके लिए। आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब